Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have completed our first topic, that is sources of energy and some important MCQs. And now in this video we will continue with our second topic, that is nutrition. And guys, it took me long time to upload video because I was struggling with the health issues, and pray for my speedy recovery so that I would be able to upload daily lectures for you. And also guys, I want to inform you that we upload daily mock test on our official Android app Jupiter Classes. And if someone hasn't downloaded that, go into the description box. Link is provided there. You can directly download from the link. And those sincere aspirants who want to purchase our ebook, it is also available on our official app on a just nominal prices. So let's start with our first topic, that is nutrition. तो देखिए इस न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइफ के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी जो है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है न्यूट्रेंट से। ठीक है, और न्यूट्रेंट्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से। ठीक है, यानी कि जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है वो वहाँ से न्यूट्रेंट्स ऑब्टेन करता है। ठीक है, और उन न्यूट्रेंट्स को यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अपनी बॉडी फंक्शन के लिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ जस्ट अ प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिजम्स फूड को कंज्यूम करता है और वहाँ से न्यूट्रेंट्स को ऑब्टेन करके उन्हें यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी फंक्शंस के लिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अपने न्यूट्रिशंस को खुद वो कंप्लीट करते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो अपनी न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं। ठीक है, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी न्यूट्रिशंस कंप्लीट करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट टेबल है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। अब यहाँ पे देखिए जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपनी फूड के लिए उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस जनरली आपको सारे ग्रीन प्लांट्स में दिखने को मिलती है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और ये फर्दर क्लासीफाइड है आपके पास 3 कैटेगरीज में। तो पहले आपके पास यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन पैरासाइटिक और देन होनोजोइक। अब देखिए सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यानी कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी फूड ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, जिसमें आपके पास मेन ऑर्गेनिज्म आ जाता है फंगाई। ठीक है, अब देखिए ये अपनी फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। एग्जांपल आपके पास रोटन ब्रेड्स है। ठीक है, और मशरूम्स। देखिए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो हैं ये जनरली आपके पास 2 तरह के होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड हैं, जिसमें आपके पास आ जाते हैं एक्टो पैरासाइटिक। ठीक है, और दूसरे आपके पास आ जाते हैं एंडो पैरासाइटिक। ठीक है, अब एंडो पैरासाइटिक जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, इनसाइड। ठीक है, और एक्टो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑन द बॉडी रहते हैं। ठीक है, एंडो वाले कौन से होते हैं? जो इनसाइड द बॉडी रहते हैं, और एक्टो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये ऑन द बॉडी ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते हैं। ठीक है, बट उन्हें हार्म करते हैं। अब देखिए जो एंडो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें आपके पास क्या आ जाता है? टैप वॉर्म्स। ठीक है, लिवर फ्लूक। ठीक है, एग्जांपल्स हैं यहाँ आपके पास यहाँ पे। और एक्टो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑन द बॉडी रहते हैं जिसमें आपके पास लाइस आ जाती है। ठीक है, जिसे हम जूम भी बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में। तो ये आपके पास कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। अब देखिए उसके बाद है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आपके पास 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। ठीक है, तो इसमें पहली कैटेगरी वाले आ जाते हैं आपके पास हर्बियोर्स, सेकंड वाले आपके पास आ जाते हैं कॉर्नियोर्स, और थर्ड वाले आ जाते हैं आपके पास ओमनियोर्स। ठीक है, आपको पता भी होगा गाइज
तो हेर्बिवोर्स जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, प्लांट्स फीडर होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। और कॉर्निवर्स ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो एनिमल के फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। और ओमनिवर्स कौन से होते हैं, जो दोनों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। जो हर्बिवर्स और कार्निवर्स जो दोनों होते हैं, जिनमें ह्यूमन बींग्स हम आ जाते हैं, ठीक है। डॉग्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स जो ओमनिवर्स होते हैं। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर इनटेक एंड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। यानी कि जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं ये उनको कंज्यूम करते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसमें आपके पास एग्जांपल है ऑल ह्यूमन बीइंग। तो गाइज ये था आपके पास कंप्लीट टेबल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो गाइज़ हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जो हैं एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होती है ऑर्गेनिजम्स के लिए अपनी ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए और अपनी हेल्थ इश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। अब देखिए न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी को हम किस में मेज़र करते हैं, कैलोरीज़ में, ठीक है। हर एक चीज़ का यूनिट होता है, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट क्या है, कैलोरीज़। अब देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यानी कि ह्यूमन बींग्स को कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं। तो मेल और फीमेल का अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कि मेल जो होते हैं तो उन्हें पर डे कैलोरी कितनी चाहिए होती है, 2000 कैलोरी, ठीक है। और फीमेल को कितनी चाहिए होती है, 2100 कैलोरी, ठीक है। फीमेल को क्यों ज़्यादा चाहिए होती है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वो टॉकेटिव होती हैं, ठीक है। उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। अगर मेल 8 आवर पर डे काम कर रहा है तो उस वक्त मेल को कितनी कैलोरी चाहिए होती हैं, उस वक्त उन्हें चाहिए होती हैं 3000 कैलोरीज, ठीक है। और फीमेल को कितनी चाहिए होती है, 2500 कैलोरीज, ठीक है। क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेंथ मेल की जो है एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा रहती है, इसलिए इन्हें कैलोरीज का इंटेक भी ज़्यादा लेना पड़ता है। और अगर हैवी वर्क करना हो, ठीक है, तो हैवी वर्क के लिए मेल को कितनी चाहिए होती है, 3500 कैलोरीज और फीमेल को 3000 कैलोरीज जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये WHO के अकॉर्डिंग जो है ये एक डेटा था जिसमें कैलोरीज का इंटेक जो है वो कितना नेसेसरी है किसी भी मेल और फीमेल के लिए। तो ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए जो भी हमने ये न्यूट्रिएंट्स पढ़े, ठीक है, जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके पास विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। अब इनका डाइजेशन हम देखते हैं कि इनका डाइजेशन जो है वो कैसे होता है और इनके लिए जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट टेबल में हम वो देखते हैं। तो गाइज इस टेबल में हम देखेंगे मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, एंड देयर रोल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड फैट्स। अब देखिए एंजाइम्स होते क्या हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसी भी एनिमल्स के अंदर जो है कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें स्पीड अप करने का काम करते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किन एंजाइम्स के थ्रू होता है, तो पहला आपके पास यहाँ पे है सलाइवरी अमाइलेज। अब देखिए इसका प्रोडक्शन आपके पास किस में होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, ठीक है। और ये रिलीज़ कहाँ पे होता है, यानी कि साइट ऑफ रिलीज़ इसका क्या है, माउथ है, और इसका पीएच लेवल न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस्ड कहाँ पे होते हैं, हमारे पास पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, और इसका साइट ऑफ रिलीज अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका पीएच लेवल बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एंजाइम है मेल्टेज। अब देखिए ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साइट ऑफ रिलीज भी स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका पीएच लेवल क्या है, बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है। तो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए किन एंजाइम्स की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपके पास यहाँ पे पहला एंजाइम है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो होता है ये प्रोड्यूस्ड किस में होता है, गास्ट्रिक ग्लैंड्स में, ठीक है। और ये रिलीज़ कहाँ पे होता है, स्टोमिक में, और इसका पीएच लेवल क्या होता है, एसिडिक, ठीक है, यानी कि HCl
रिलीज़ करता है, ठीक है। तो पेप्सिन आपके पास जो होता है ये एक एंजाइम है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इसलिए रिलीज़ करता है क्योंकि जो भी हम खाना शाना खाते हैं तो उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं ये एचसीएल उनको किल करने का काम करता है, ठीक है। और हमारे स्टोमक को इस एचसीएल से कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस, ठीक है। ये एक लाइनिंग होती है हमारे स्टोमक के ऊपर, यानी कि जो एचसीएल से हमें बचाता है, ठीक है। तो जिस भी इंसान को एसिडिटी होती है तो वो इस वजह से होती है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से उस इंसान को एसिडिटी होती है। तो म्यूकस जो होता है एक रिस्पॉन्सिबल रहता है जो प्रिवेंट करता है हमारे स्टोमक की लाइनिंग को एचसीएल से। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोड्यूस्ड कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में, ठीक है। और साइट ऑफ रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका पीएच लेवल भी बेसिक है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है, पेप्टाइड्स। अब देखिए पेप्टाइडेज जो रहता है आपके पास, इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और रिलीज़ कहाँ पे होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका जो पीएच लेवल है वो बेसिक रहता है। अब देखिए हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है और कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंजाइम्स हैं, न्यूक्लीज और न्यूक्लोसाइडेजेस। अब देखिए दोनों का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है पेनक्रियाज में, ठीक है। और साइट ऑफ रिलीज दोनों का क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और इनका दोनों का पीएच लेवल भी बेसिक है, ठीक है। लास्ट है आपके पास फैट्स, ठीक है। तो फैट का डाइजेशन जो होता है उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है? लाइपेज, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? पैनक्रियाज में, ठीक है। और इसका साइट ऑफ रिलीज क्या रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसका पीएच लेवल भी बेसिक है, ठीक है। तो ये थे आपके पास कुछ मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के डाइजेशंस के लिए, ठीक है। अब रहते हैं आपके पास गाइस क्या? विटामिन्स, ठीक है। अब देखिए विटामिन जो होते हैं ये आपके पास डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्टली ऑब्जर्व होते हैं और इनके लिए कोई भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्युबल होते हैं। कुछ आपके पास विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ विटामिन आपके पास वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और इनका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो होता है माउथ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन तक इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं। और हम साथ में ये भी पढ़ेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि जेकेएसएस भी मोस्टली यही पूछता है कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है और उन विटामिन्स का केमिकल नेम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो विटामिन्स के बारे में हम पढ़ते हैं अब देखिए विटामिन्स आपके पास जो होते हैं इनके लिए कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, ठीक है। ये आपके पास डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड होते हैं और इनका डाइजेशन आपके पास माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट विटामिन्स आपके पास क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और जीकेएसएस भी मोस्टली यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा विटामिन्स आपके पास फैट सॉल्युबल और कौन से विटामिन आपके पास वाटर सॉल्युबल्स हैं। और इनके केमिकल नेम्स भी पूछते हैं, ठीक है। और इनके डिफिशेंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर जीकेएसएस भी पूछता है। तो उन विटामिन्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो गाइज़ ये है आपके पास विटामिन का टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स गिवन है, ठीक है। इनके केमिकल नेम भी हैं और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। कंप्लीट टेबल है आपके पास ये। अब देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपके पास कौन से हैं? बी कम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स हैं और सी विटामिन। तो बी और सी विटामिन्स वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। बाकी आपके पास जितने भी विटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है। अब इनके केमिकल नेम और इनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है वो देखते हैं। पहला आपके पास विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल, रेटिनल या रेटिनोइक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस और कैरिटोमलेशिया। नेक्स्ट विटामिन आपके पास आ जाता है विटामिन डी, ठीक है। और इस विटामिन को हम हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में इसका सिंथेसिस होता है। अब देखिए ये दो तरह के विटामिन हैं, D2 एंड D3। और D2 को हम बोलते हैं एर्गोकैल्सिफ्रोल और D3 को हम बोलते हैं कॉलीकैल्सिफ्रोल। अब देखिए इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स एंड ऑस्टिमलेशिया। रिकेट्स चिल्ड्रन में होते हैं और ऑस्टिमलेशिया आपके पास अडल्ट्स में दिखता है। उसके बाद है नेक्स्ट विटामिन, विटामिन ई। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है ये, ठीक है। और इस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं।
और इसका केमिकल नेम आपके पास क्या है, टोकोफिरोल। और इसकी डेफिशिएंसी से आपके पास क्या होता है, माइल्ड हेमोलिटिक एनीमिया न्यूबर्न इन्फेंट्स में दिखने को मिलता है, और फीमेल में इनफर्टिलिटी दिखने को भी मिलती है इसकी डेफिशिएंसी से, ठीक है। और ब्यूटी हार्मोन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होता है, स्किन डिसऑर्डर्स भी होता है। नेक्स्ट विटामिन आपके पास विटामिन के, ठीक है। दो तरह के विटामिन है, K1 K2 है ये, ठीक है। फिलोक्विनाइन K1 विटामिन है और मेनाक्विनाइन K2 विटामिन है, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन के, ठीक है। तो ब्लीडिंग डायथिसिस होती है इसकी डेफिशिएंसी से। अब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में देखते हैं, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स होते हैं इनके ये केमिकल नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B1 थायमीन, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है B2 रिबोफ्लेविन, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से आपके पास रिबोफ्लेविनेसिस होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3, ठीक है, नाइसिन इसका केमिकल नेम है, और इसकी डेफिशिएंसी से प्लेग्रा डिजीज़ होती है, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है विटामिन B5 पैंथोनिक एसिड, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, पैरेस्थेशिया। और नेक्स्ट विटामिन आपके पास B6, ठीक है, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, यानी कि न्यूरोपैथी, ठीक है, यानी कि जो आपके पास नर्वस सिस्टम है उसमें आपके पास क्या आ जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बायोटीन, ठीक है, विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटीन, ठीक है। और डर्माटाइटिस, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर के लिए जो डेफिशिएंसी होती है उससे स्किन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड, ठीक है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है इससे, यानी कि जो आपके पास बेबी होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्पाइन होती है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन B12, ठीक है, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, जो आपके पास RBCs होते हैं, RBC, ठीक है, यानी कि उनका काउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट विटामिन आपके पास विटामिन C, जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी, ठीक है, यानी कि जो आपके पास गम्स ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये विटामिन C की डेफिशिएंसी से ही होती है, ठीक है। और विटामिन C बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। तो गाइज़ ये थे आपके पास विटामिन्स और इनका टेबल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना ज़रूरी है JK SSB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो गाइज़ जितने विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं उतने ही मिनरल्स भी। तो यहाँ पे कुछ मेजर मिनरल्स हैं और इनका मेजर फंक्शन। तो पहला मिनरल है आपके पास सोडियम। तो देखिए सोडियम का काम क्या होता है, फ्लूइड को बैलेंस करना हमारी बॉडी में, ठीक है। और न्यूरो ट्रांसमिशंस, यानी कि जो भी केमिकल मैसेजेस नर्व सिस्टम ने भेजने होते हैं हमारी पूरी बॉडी में, तो वो अच्छे से यानी कि ट्रांसमिट हों। और दूसरा इसका मेजर फंक्शन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के में जो भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो उसमें सोडियम का एक मेजर फंक्शन रहता है। नेक्स्ट है क्लोराइड। तो क्लोराइड का मेजर फंक्शन क्या है, फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, और स्टोमिक एसिड प्रोडक्शन। तो हमें पता है कि हमारा जो स्टोमिक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, जिसमें क्लोरीन भी एक मेजर फंक्शन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। अब देखिए पोटेशियम ये भी फ्लूइड बैलेंस का काम करता है, और न्यूरो ट्रांसमिशन का काम करता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम भी करता है। कैल्शियम, अब देखिए कैल्शियम जो होता है बोन एंड टीथ हेल्थ मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और न्यूरो ट्रांसमिशन में भी इसका मेजर फंक्शन रहता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फास्फोरस। अब देखिए फास्फोरस जो है ये भी बोन एंड टीथ हेल्थ मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में एसिड या बेस का बैलेंस करना होता है फास्फोरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद है मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होता है इसका मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमिशन और मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपके पास सल्फ़र। तो सल्फ़र का जो मेजर फंक्शन है वो आपके पास क्या है, प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थे आपके पास मेजर मिनरल्स और इनका मेजर फंक्शन। तो गाइज अब हैं ट्रेस मिनरल्स, ठीक है। अब देखिए ट्रेस मिनरल्स और इनका फंक्शन हम देखते हैं। तो इसमें आ जाता है आयरन, ठीक है। अब देखिए आयरन जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करना। नेक्स्ट है जिंक।
अब देखिए जिंक जो होता है इसमें ये क्या काम करता है, यानी कि प्रोटीन और डीएनए का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वॉन्ड हीलिंग का काम भी करता है और ग्रोथ इम्यून सिस्टम फंक्शन को भी ये मेंटेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास आयोडीन। अब देखिए आयोडीन का जो मेजर फंक्शन जो है ये है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करना, ठीक है, और ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है और मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है आयोडीन का हमारी बॉडी में। उसके बाद है सेलेनियम, इनके पास एक मिनरल है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नेक्स्ट है कॉपर। अब देखिए कॉपर आपके पास एक कोएंजाइम है, ठीक है, यानी कि एक एंजाइम की तरह काम करता है। और आयरन मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन होता है इसका मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज। अब मैग्नीज भी आपके पास क्या है, कोएंजाइम है, ठीक है, और ये भी हमारी बॉडी के अंदर किसका काम करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे फ्लोराइड और क्रोमियम। अब देखिए फ्लोराइड का फंक्शन क्या है, बोन एंड टीथ हेल्थ मेंटेनेंस और टूथ डीके प्रिवेंशन का काम करता है फ्लोराइड। और क्रोमियम का मेजर फंक्शन अगर हम देखें तो ये हम आपके पास क्या करता है, जो इंसुलिन होता है यानी कि ग्लूकोज में, यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म में असिस्ट करता है, इनके इंसुलिन को असिस्ट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। उसके बाद है आपके पास मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम में अभी आपके पास क्या का कोएंजाइम है, ठीक है। तो ये थे आपके पास ट्रेस मिनरल्स। अब देखिए अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है आयोडीन, ठीक है। अब देखिए आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, गोइटर, ठीक है। उसके बाद है हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से ही होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इन्फेंट मोर्टलिटी और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आती है, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपके पास क्या जाता है, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर आ जाता है। और आयरन की डेफिशिएंसी से क्या आपके पास आ जाता है, एनीमिया, ठीक है, खून की कमी आ जाती है। और रिड्यूस्ड लर्निंग एंड वर्क कैपेसिटी, ठीक है, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट आ जाता है, लो बर्थ वेट आपके पास दिखने को मिलता है। और जिंक की डेफिशिएंसी से आपके पास क्या होता है, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम आपके पास आ जाता है, ठीक है, ग्रोथ स्टंट हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, और जो भी आपके पास इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं वो बहुत तेज़ी से हो जाता है। उसके बाद फ्लोराइड। तो ठीक है, फ्लोराइड की डेफिशिएंसी से आपके पास क्या होता है, डेंटल डिके, ठीक है, टूथ डिके होता है, ठीक है, बोन हेल्थ को इफेक्ट करता है। और इसके बाद सेलेनियम। तो सेलेनियम की डेफिशिएंसी से आपके पास क्या होता है, कैंसर, ठीक है, और कार्डियोपैथी होता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, यानी कि हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस रहते हैं सेलेनियम की डेफिशिएंसी से। तो गाइज़ ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ठीक है, जिनकी डेफिशिएंसी से आपके पास कुछ डिसऑर्डर्स दिखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो गाइज़ ये थी कंप्लीट वीडियो आपकी न्यूट्रिशन पे, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने भी कंसेप्ट्स न्यूट्रिशन के रिलेटेड हों वो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए जाएँ। और अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कंसेप्ट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे अहेड।